आज की क्लास में पढ़ना है कूलाम का नियम। तो देखिए चर्चा करते हैं कूलाम का नियम। हेडिंग बनाइए सभी लोग। अच्छा, जो क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं वो क्वेश्चन लिखें, कूलाम का नियम लिखिए। वो जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखते हैं वो लिखें, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 3 नंबर का पेपर में, कूलाम का नियम लिखिए। और अगर सीमाएं आएंगी तो वो आएगा तुम्हारा केवल 2 नंबर का। ये 2 पार्ट्स में बट जाएगा तुम्हारा। एक तो 3 नंबर में पूरा ये तुम्हारा कूलाम का नियम हो जाएगा और 2 नंबर में तुम्हारा कूलाम के नियम की सीमाएं हो जाएंगी। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए कूलाम का नियम। अब पहले इससे कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना बिंदु आवेश। ध्यान है, क्लास 11th में हमने तुम्हें बिंदु वस्तु समझाई थी। किसी को याद है बिंदु वस्तु की परिभाषा? हाँ ना, वे वस्तुएं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है उन्हें हम बिंदु वस्तु कहते हैं। ये एग्जाम्पल क्या था? बस यदि दबो से कहाँ गई? लाहौर, तो दूरी कितनी हो गई? लगभग 24 किलोमीटर। अगर मीटर में चेंज करें तो 24,000 मीटर है ना। और बस की कितनी लंबाई है? अप्रोक्स 20 मीटर। तो 24,000 मीटर और 20 मीटर लगभग कितना हो गया? 0। तो ऐसे ही हमें समझना है बिंदु आवेश, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो कूलाम के नियम में एक सब हेडिंग बनाइए, बिंदु आवेश। वे आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है, ऐसा लिखना है। ये नगण्य होता है, इसका मतलब क्या होता है? लगभग 0। होता है, उन्हें हम बिंदु आवेश कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हमारे पास 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्या लगभग कितनी है? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और इनके जो बीच की दूरी है वो लगभग है 30 मीटर। इनकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। सोचिए, गोले इतने से और बीच की दूरी 30 मीटर, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? तो ये आवेश कैसे हो जाएंगे? इन पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? बिंदु आवेश। कैसा आवेश होगा? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश को कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये, और इनके बीच की दूरी को हम कहेंगे r। क्या कहेंगे? r। यानी जब आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो जाता है तो ऐसे जो आवेश बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिंदु आवेश कहा जाता है। अब हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी बिंदु आवेश को? क्योंकि जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो जब तक हमें उस परिभाषा में जो टर्म यूज हो रहे हैं वो पता नहीं होंगे तो हमें दिक्कत आएगी पढ़ने में। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके नियम बना लो, यह हेडिंग।
या कथन, तो कूलाम के नियम का जो कथन है वो क्या कहता है हमसे। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझनी है, क्योंकि यहाँ से है पेपर में न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, क्योंकि 2021 के पेपर में न्यूमेरिकल आया था यहाँ से, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल भी आएगा और साथ में ये पूरा नियम आ सकता है, बड़े आराम से समझना, ठीक है ना। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में, वैसे ये डेट है पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सन 1785 में C.A. कूलाम, ऐसा लिख लेना, C.A. वैसे नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, तो आप क्या लिखेंगे, C.A. कूलाम लिख लीजिए, ठीक है। C.A. कूलाम ने किया था। अच्छा, क्यों किया था, जरूरत क्या पड़ गई। क्या हुआ कि जब देखा गया कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी उनके बीच में क्या लग रहा था, बल, आकर्षण बल, या अब बात ये आई कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो लग कितना रहा है, उसका मान कितना है, तो उसकी गणना करनी थी। तो उसकी गणना के लिए ही चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये इंजीनियर थे फोर्स में पहले, फिर इनका जो मन था वो साइंस के प्रति ज़्यादा था, तो इनने खुद की लैब क्रिएट की और उस लैब में इनने एक्सपेरिमेंट किया, और तब एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने नियम का प्रतिपादन किया और नियम दिया कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लगने वाला बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये दिया था इन्होंने नियम। अब अपन पहले तो पूरा नियम लिखेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है।
इस नियम की एक एक बात इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे। ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पर। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, दो बिंदु आवेश। उन दोनों बिंदु आवेशों को हमने एक रेखा के द्वारा जोड़ दिया। एक आवेश का जो परिमाण है वो Q1 है और दूसरे आवेश का जो परिमाण है वो कितना है, Q2 है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है। अभी हमें नहीं पता कि इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यदि इन दोनों आवेश जो आपका Q1 और Q2 है, यदि इन दोनों आवेशों का गुणनफल, जो ये दोनों आवेश हैं, यदि इन दोनों आवेशों का गुणनफल बड़ा आ जाए, किससे, शून्य से। जब आवेशों का गुणनफल बड़ा हो जाए किससे, शून्य से, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि इन दोनों आवेशों का गुणनफल छोटा हो शून्य से, तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। समझ में नहीं आया होगा, अभी नहीं आया होगा, बताते हैं कैसे। सपोज ये आपका धनावेश है 2 कूलाम का, ये भी आपका धनावेश है 2 कूलाम का, दोनों धनावेश, दोनों के बीच गुणा हुआ, हमने उनके परमाणु को गुणा किया, तो 2 दूनी कितना आएगा, 4। 4 बड़ा होता है ना शून्य से, और एक ही समान के आवेश है, धनावेश धनावेश, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। सपोज ये -2 कूलाम है, ये -2 कूलाम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी फिर से 4 आ गया, जो कि बड़ा होता है शून्य से। कौन सा बल लगेगा, अब सोचो, एक 2 कूलाम का माइनस और एक प्लस का 2 कूलाम, 2 दूनी 4, माइनस का 4 तो छोटा होता है ना शून्य से, तो कौन सा बल लगेगा इन दोनों में। तो मैं ये कहना चाहता था, यदि दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण बड़ा हो जाए शून्य से, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि इन दोनों का परिमाण छोटा हो जाए शून्य से, तो कैसा लगेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसी कॉन्सेप्ट से। कैसे आएगा कि यदि 2 आवेशों के गुणनफल का, 2 आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 बड़ा है शून्य से, तथा Q1 Q2 छोटा है शून्य से, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो मैं एक्सप्लेन करना है ये क्या बताना चाहता है। तो फिर आप डेफिनेशन में कैसे लिखो, आंसर में कैसे लिखोगे। यदि 2 आवेशों का गुणनफल शून्य से बड़ा है, अर्थात आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, अतः लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, और इसका जस्ट अपोजिट इसमें लिखोगे। तो ऐसे बनेगा तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन। समझ पाए, कर लोगे, दोबारा से समझा दो, आंसर बताना या यही समझाना है, दोबारा से समझा देंगे। कोई बात नहीं है, देखो जैसे समझ गए, प्लस का 2 कूलाम और प्लस के 2 कूलाम का हमने क्या किया, गुणा किया, यानी आवेशों का हमने गुणा किया, तो 2 दूनी कितना आया, 4 कूलाम। कैसा आया, प्लस में ही तो आएगा। ये जो 4 है ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, यानी इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो बड़ा है किससे, 0 से, और 0 से बड़ा है, तो ये आवेश कैसी प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं ना। सजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, यानी इनके बीच कौन सा बल लगेगा। अभी यदि मैं -2 कूलाम और -2 कूलाम का गुणा करूँ, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, फिर से कितना आ जाएगा, 4 कूलाम। फिर से ये सजातीय आवेश है, सजातीय आवेशों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे एक हमने लिया माइनस का 2 कूलाम, एक लिया प्लस का 2 कूलाम, 2 दूनी 4, कितना, माइनस का 4, और माइनस का 4 लिखेंगे, तो यानी ये तो छोटा हो गया ना 0 से। अगर नंबर लाइन बनाए हम यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे होता है 0, 1 2 3, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो ये तो शून्य से छोटा हो जाएगा ना। ये इस तरफ जाते हैं तो बढ़ती क्रम होता है, 0 1 2 3 4 बढ़ रही है संख्या, तो ऐसे ही -4 से बड़ा -3, -2, -1, फिर 0, तो यानी शून्य से क्या हो गया, शून्य से तो ये छोटा हो गया ना।
तो इस वजह से इनके बीच में कैसा लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनता है आपका एक कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें याद रखना है। अब आते हैं कूलाम के नियम पर। तो कूलाम के नियम में सबसे पहले क्या बात आती है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अच्छा बल को प्रदर्शित किससे करते हैं, F से। तो यानी F लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के, आवेश के परिमाण Q1 और Q2 हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है यार, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। इसे नाम दो समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या बोला, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। बोले सर चिन्ह तो एक जैसा हो गया, ये भी तो देखो उल्टा भी तो कर दिया, चिन्ह एक ही होता है, समझ रहे हो, लेकिन उल्टा कर दिया तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समझ गए, दोनों f के मान है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। सबने पढ़ा है क्या कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अगर याद हो तो हमने पढ़ा था F समानुपाती M1 इंटू M2, F व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को मिलाकर लिखा था तो क्या बना था, M1 M2 बटे, इस चिन्ह को हटाया था तो बना था F बराबर G M1 M2 बटे, ये G क्या आ गया था, जब इस चिन्ह को हटाया तो एक कांस्टेंट आया था, तो जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो उस नया कांस्टेंट क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, यहां से बनता है क्वेश्चन। देखिए तो F बराबर स्मॉल k Q1 Q2, देखो यहाँ पे बीच में हमने कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब गुणा है k Q1 Q2 बटे, ये होता है कूलाम का नियम, k Q1 Q2 बटे। अब ये k क्या है तो यहाँ पे लिखेंगे k के बारे में, k बराबर स्थिर वैद्युत बल नियतांक, नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नियत रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसका मात्रक, मात्रक बनाओ इसका, विमीय सूत्र भी बताओ इसका। मात्रक विमीय सूत्र जल्दी से बनाओ, टाइम नहीं है इतना। अभी ये पूरा नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, पहले ये तो बताओ जो पूछा है। बन गया, बन गया होगा। देखो k का मान निकालना है, k का मात्रक निकालना है। देखो जो चाहिए ना उसको वही रहने दो, बाकी की चीजों को तितर बितर कर दो, यानी घुमा फिरा दो। k चाहिए ना तुम्हें, k की आवश्यकता है ना, तो तुम्हें Q1 Q2 की आवश्यकता है ना ही R स्क्वायर की आवश्यकता है, तो k को रहने दो अपनी जगह पे। जब k रहेगा अपनी जगह पे तो इधर क्या आ जाएगा, F गुणा R स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। अच्छा F क्या है, बल,
बल का मात्रक, बोलो न्यूटन। आर दूरी यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक, अच्छा मीटर, इसका क्या है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक तो कूलम इंटू कूलम, तो मात्रक क्या बन गया, तो मात्रक में लिखेंगे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आ जाओ विमीय सूत्र पे। बल, बल का विमीय सूत्र mL(T-2), बोला था अपने मन मंदिर में बसा के रखना, mL(T-2). दूरी है, दूरी का, अब ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र, एक आवेश का 80, दो आवेश है तो 80 स्क्वायर। एटी क्या है, बहुत बढ़िया। तो देखो m, l की घात 1, l की घात 2 कितनी हो जाएगी, l की घात 3। अब ये जरा देखो T-2, अब ये ऊपर जाएगा a स्क्वायर और ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यानी a-2 T-2, T-2 पहले ही से है और -2 ये आ गया, -2 -4, तो mL³ T-4 a-, तो विमीय सूत्र क्या बन गया, mL3 T-4 a-2। ठीक है, याद रखना है, नोट कीजिए। अब ये डायग्राम भी बनाना है। सबसे पहले समझना ध्यान से, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लगने वाला बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, ये पॉइंट नहीं हुआ अभी तो समझिए, यह लगने वाला बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली, तो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा तो ये है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। सपोज हमने ऐसा मान लिया कि Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं, कैसे हैं, या धनावेश हो सकते हैं या, ठीक है, समान प्रकृति के, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, बोलो प्रतिकर्षण, यानी ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको, तो यह लगने वाला बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसा नहीं है कि ये बल इधर को लगा दे कि ये इधर भाग जाए ना, दोनों आवेशों को जो लाइन जोड़ रही उसी रेखा के अनुदिश, यानी उसी लाइन पे कार्य करेगा। यानी सपोज अगर ये लाइन है तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे, तो इसी रेखा पे यानी इसी लाइन पे कार्य करेगा, यानी दोनों आवेशों को जो जोड़ने वाली लाइन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लाइन ऑफ एक्शन समझते हो, क्रिया रेखा समझाई थी क्लास 11th में। क्रिया रेखा माने कि ये किस लाइन पे कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों की क्रिया रेखा क्या है, समान, यानी एक ही लाइन पे कार्य कर रहे हैं। हलेशक विपरीत दिशा में हैं, समान प्रकृति के हैं तो विपरीत दिशा में है, तो यानी इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक है। ऐसा नहीं कि ये इधर भाग रहा है और एक अलग, ऐसा नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक है, तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये 1 है, ये 2 है, तो सपोज ये वाला आवेश, इस पर जो बल लगा रहा है वो कितना है, F21, और इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, F12। अब दोनों की दिशाएं के आधार पे हम बताएंगे, तो इस पर क्या लगा देंगे, सदिश, क्या लगा देंगे, वेक्टर। अभी हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप नहीं देखा, क्योंकि सदिश के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सदिश क्या होता है, तो अभी हम सदिश रूप पे नहीं जा रहे। हम केवल तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जो दो आवेश हैं इनके बीच जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, एक ही रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है। बोलो ये बात समझ में आई। अगर दोनों आवेश कुछ ऐसे रखे हैं ये, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूं कि दोनों आवेशों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कूलाम का नियम यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अब जो के का मान है वो डिपेंड करता है मापन की पद्धति पर और उनके बीच के माध्यम पर। जो के का मान है वो किस पे डिपेंड करता है? मापन की पद्धति। अब मापन की पद्धति का क्या मतलब है? एसआई में माप रहे कि सीजीएस में माप रहे? बीच के माध्यम पे। बीच का माध्यम किन के बीच का? आवेशों के बीच का। कि इनके बीच में क्या है? वायु है। सपोज समझना, जैसे ये हैं, ये दो आवेश हो गए, अभी इनके बीच में क्या है? वायु। अभी इनके बीच में और कुछ वस्तु आ जाए, सपोज इनके बीच में ये आ गई, ये तो अभी तो इनके बीच में वायु नहीं है ना, अब इनके बीच में कोई तीसरा है, तो ये होता है बीच का माध्यम। माध्यम का मतलब है पदार्थ, के इनके बीच में कौन सा पदार्थ है? वायु है, या वायु भी नहीं है जिसे हम कहते हैं निर्वात, या कोई पदार्थ है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, मोम हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? माध्यम। ठीक है, तो लिखिए, ये तो हो गया था यहां तक सभी का। तो लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान मापन की पद्धति एवं आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो अगर हम बात करें तो अभी के लिए हम तुम्हें बस मान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एसआई और सीजीएस हम तुम्हें बताते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तुम याद रखना कि जो के का मान है वो होता है तुम्हारा एसआई पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ये अप्रोक्सीमेट मान होता है, लगभग। कैसे निकलता है अगर हम इसकी बात करें? ये वायु और निर्वात के लिए है, एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, कैसे निकलता है इसको हम तुम्हें बताएंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी हमें तुम्हें करवानी है सवाल। तो अभी तुम याद रखो के का मान 9 × 10⁹ कितना होता है? बोला करो यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखिए सवाल। सबसे पहले एनसीईआरटी का ही सवाल। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो ये हम बोल रहे हैं। लिखिए, वायु में एक दूसरे से वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है,
उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण तथा प्रकृति बताइए। ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। इधर ध्यान दो, परेशान मत हो, हौले हौले सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सवाल क्या था? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। सवाल को पहले ना देखो, ध्यान दो, सवाल को करने से पहले सवाल को ढंग से पढ़ना सीखो। सवाल पढ़ लिया, उसमें फिर वैल्यू पहचानना सीखो। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मूला, कि जो वैल्यू दी गई हैं उनसे रिलेट कौन सा फॉर्मूला करता है। फिर आनी चाहिए तुम्हें कैलकुलेशन। तो देखिए, सवाल को पढ़ा तो सवाल में पढ़ते टाइम सबसे पहले मिला उनके बीच की दूरी। दूरी मिली, कितनी मिली? 30 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना मिला? 30 सेंटीमीटर। बट एक बात ध्यान दो, ये 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें एक ही मात्रक की पद्धति में लेकर जाना है सभी मात्रकों को। ये 30 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। यानी 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 30 गुणा, सेंटी का मतलब कल कितना बताया था? 10 की पावर -2 मीटर। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर -2। एक में से -2 घटाओ, -1, यानी 3 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, यानी आर का मान कितना आ गया? 3 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। अब आगे पढ़ा, तथा उन पर गोलों पर आवेश के मान क्रमशः Q1, यानी क्यूब आवेश, यानी Q1 का मान कितना दिया? 2, तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम है। तो इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताइए। अब सोचो, ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q1 आता हो, Q2 आता हो, R आता हो, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास कूलम के नियम का, जो कि कितना है? सूत्र F बराबर K Q1 Q2 बटे K का मान सभी को पता है, 9 गुणा 10 की पावर Q1, आवाज नहीं, Q1 कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7। Q2 कितना है? R कितना है? 3 गुणा 10 की पावर -1, और इसका क्या है? स्क्वायर। तो 9 गुणा, आप देखो 9, 3 दूनी 6 गुणा, अब पावर पे आ जाओ, ये 9 पावर है, -7 -14, यानी 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस, और बटे में 3 का, और 10 की पावर का इसमें गुणा होगा तो 10 की पावर -2। ठीक है, 9 से 9 खत्म, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी F बराबर, हाँ 10 की पावर -2 है ना, सही है, ये ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11 में से -14 घटाओ, तो F बराबर 6 गुणा 10 की पावर, आ गया 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। वहां दिक्कत आ गई। अच्छा, तुमने सीधा लिखा होगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस, इसी वजह से तुम्हारा -4 आया।
अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 900 गुणा 10 की पावर -4 नहीं आएगा? आंसर इतना ही आएगा, आंसर थोड़े ना चेंज हो जाएगा। अब दोनों आवेश एक ही समान प्रकृति के थे तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल। एक बार फिर से समझिए सवाल को। क्या बोला था? दो आवेशों के बीच की दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 3 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। फिर आगे पढ़ा तो आगे सवाल में पता चला कि Q1 का मान इतना और Q2 का मान इतना है। तो हमें पता है कि इन तीनों के बीच संबंध दर्शाने वाला और बल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने मान रखे सभी के और फिर तो सॉल्व किया, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। आ गया होगा? नहीं आया तो नोट कर लीजिए। सवाल लिखिए कुछ होमवर्क के लिए। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। यदि उनके बीच की दूरी यदि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है, -15 मीटर है, एक और लिखिए। प्रत्येक 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल।